नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एनसीईटी बीएड का जो सिलेबस है हिस्ट्री डोमेन का, उसके विषय में बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 25 सवाल पूछे जाते हैं। प्रत्येक सवाल 4 नंबर का होता है और अगर एक गलत उत्तर आप देते हैं तो दंड स्वरूप आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, अब हम सिलेबस पर चलेंगे। अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे 25 सवाल पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का होगा हिस्ट्री डोमेन एनसीईटी बीएड में। एक सवाल का सही जवाब अगर आप दे रहे हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा और गलत जवाब देने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अब हम इसके सिलेबस पर आएंगे। इसके सिलेबस पर जब आप आएंगे तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री का जो 3 पार्ट होता है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों सेगमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और तीनों सेगमेंट से सवाल रहेगा और किस किस चैप्टर से रहेगा उसके विषय में भी हम बातचीत करेंगे और पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जब क्लास होगी तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अगर आप बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो एंशिएंट इंडिया में आपको पहला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर का नाम है स्टोन एज। स्टोन एज का आप ये मतलब समझिए, जो पत्थरें हैं यह पत्थर भी चीख चीख कर अपना इतिहास बता रही है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसका लिखा हुआ विवरण उपलब्ध नहीं होता है उसको हम प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। तो जो स्टोन एज है ना, जिसका लिखा हुआ विवरण उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और यह प्रागैतिहासिक इतिहास के तहत आ जाता है। लेकिन आप जब स्टोन एज को देखेंगे तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। प्लियोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक पीरियड है और नियोलिथिक पीरियड है। ठीक है, हिंदी में आप देख ले पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। यानी कि जब हम पाषाण काल को पढ़ेंगे तो 3 भाग में इसको अध्ययन की सुविधा से हम डिवाइड कर लेंगे, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर हमारा जो एंशिएंट इंडिया का होगा वह होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास आप पढ़ेंगे। 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक की जो कहानी होगी उसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास में देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे इस सफ़र को, तो इसको भी हम कुछ टॉपिक में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा होगा भौगोलिक स्थिति। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स आपके सामने आएंगे, कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदारो, ये सारे टर्म्स आएंगे। तो ये सारे टर्म्स जो आपके हो जाएंगे, इसको हम भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत पढ़ लेंगे। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में आप ये सब देख लेंगे। आगे जब पढ़ेंगे तो फिर प्रमुख हड़प्पाई स्थल आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार था, किन देशों के साथ इनका व्यापार होता था, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे विवरण जो है, जो ऐतिहासिक साबित होता है, जैसे विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे इत्सिंग भारत आया, मेगास्थनीज भारत आया, तो ये लोग जब भारत आए तो इन्होंने एक विवरण लिखा, भारत में इन लोगों ने जो देखा उसका एक विवरण लिखा। तो उसका भी हम अध्ययन करते हैं और उसके अध्ययन से उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय के समाज के बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए जो ऐतिहासिक यात्रियों का या फिर फॉरेन ट्रेड जो है, यह भी इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और ये आपको पढ़ना है सिलेबस में। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है वह वैदिक सभ्यता है। किसी भी एक सभ्यता का जब अंत होता है ना, तो वहाँ से एक नई सभ्यता का जन्म होता है। सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म होगा तो हम आएंगे वैदिक सभ्यता पर। ठीक है, और जब आप वैदिक सभ्यता को देखोगे तो यह 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर आप देखोगे कि पूर्व वैदिक काल का समाज कैसा था, उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, और जो भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उन सारे फैक्ट्स पर हम क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे और जब आगे आप बढ़ेंगे तो फिर वैदिक सभ्यता जो है यह भी कैसे कैसे डिवाइड होगी। वैदिक सभ्यता में आप प्रमुख धर्म ग्रंथ और उसके लेखक को पढ़ोगे, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया,
ये सब वेद जो है वो प्रमुख धर्म ग्रंथ हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है। तो इन सारे धर्म ग्रंथों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा गया है और जिसके पूछे जाने की संभावना आगे भी है, ठीक है। इसके बाद जब फिर आप आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम ऋग्वैदिक कालीन समाज पर आएंगे। हर एक समाज की अपनी एक विशेषता होती है। अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की भी अपनी एक विशेषता है कि यह समाज जाति के बंधनों में बंधा हुआ है, धर्म के बंधनों में बंधा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बंधन से समाज बंधा हुआ है। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह भी विभिन्न तरीके के धार्मिक बंधनों में बंधा हुआ था, ठीक है। उनके जीवन जीने का अपना एक अलग तरीका था। तो उन तमाम बिंदुओं पर हम दृष्टि डालेंगे और उन सारे चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वह मातृ प्रधान था, स्त्रियों की पूजा होती थी, स्त्रियों का बड़ा सम्मान था। आज के समाज से ज़्यादा सम्मान ऋग्वैदिक कालीन समाज की महिलाओं का था। तो हम ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जातिवादी प्रथा उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज आप देख रहे हो। आगे फिर हम महाजनपदों का उदय देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोहे का आविष्कार हो जाता है तो लोहे के आविष्कार के बाद हल का आविष्कार होता है। हल से खेतों की जुताई होती है और जब खेतों का जुताई प्रारंभ हो जाता है तो एक नई भावना का उदय होता है जिसको आप साम्राज्यवाद के नाम से जानते हो। इसी साम्राज्यवादी होड़ में 16 महाजनपदों का उदय पूरे भारत में होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वह मगध साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली था। इसके शक्तिशाली होने के पीछे क्या राज है, उन तमाम चीज़ों को जब हम क्लास शुरू करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। महाजनपदों के उदय के बाद अब वैदिक कालीन देवता को आप देखोगे। देवता को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया या फिर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया? ये बहुत डिफिकल्ट विषय है और बहुत चर्चा का विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो दर्शन का विषय हो जाएगा। हम इसमें बस ये देखेंगे कि वैदिक कालीन देवता कौन कौन थे और उनका काम क्या क्या था, ठीक है। देवताओं की उत्पत्ति एक बहुत बड़ा विषय है और इसके लिए हमको प्रॉपर समय लेना पड़ेगा, लेकिन हम वही देखेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए हम वैदिक कालीन देवता का उदय, उनका काम वगैरह देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर हम आएंगे। देखिए, इतिहास और कहानी में अंतर है, ठीक है। और दोनों में अंतर किस चीज़ का है? तो दोनों में एक छोटा सा जो अंतर है ना, वह सोर्स का है। इतिहास को भी कहा जाता है कि बीती हुई कहानी है, ठीक है। लेकिन इसी बीती हुई कहानी में अगर सोर्स नहीं है तो फिर वो कहानी ही है, वो इतिहास नहीं हो पाएगा। इतिहास होने के लिए जरूरी है कि कहानी के साथ सोर्स का भी उसमें समावेशन हो, स्रोत भी हो, तब जाकर वो इतिहास बन पाएगा, ठीक है सर। तो इसको आप भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे। तो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, पुरातात्विक सोर्स, ठीक है। दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, लिटरल जो सोर्स है वो, जैसे रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, इन तमाम चीज़ों को हम रखेंगे साहित्यिक स्रोत में। और साहित्यिक स्रोत से भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ना पड़ेगा। इंडिका पढ़ेंगे, हम इंडिका के नज़दीक जाएंगे और इंडिका से सवाल पूछेंगे, जब मेगास्थनीज भारत आया था तो उसने भारत में क्या देखा, और कौन से सवाल आपके एनसीईआरटी में आएगा, हम यहाँ से इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और मेगास्थनीज को पढ़ लेंगे। उसके बाद अलबरूनी को पढ़ लेंगे जो मोरक्को से भारत आया था, और अलबरूनी के बाद हम इब्न बतूता को पढ़ेंगे। सॉरी, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम विवरणवार पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और क्लास के साथ साथ जब आपकी क्लास चलेगी तो आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि बाद में एकाएक आपके ऊपर वर्डन न हो जाए, ठीक है। इसके बाद जब अब आगे बढ़ेंगे आप तो जैन और बौद्ध धर्म का उदय आप पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ बीएड के एग्जामिनेशन से ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल आते ही आते हैं। इसलिए जीवन का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अच्छे तरीके से हम बौद्ध को और जैन को पढ़ लेंगे। बौद्ध में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हम देख लें, ठीक है। इसमें राइज ऑफ जैनिज्म और बौद्धिज्म में सबसे पहले आप महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। महावीर स्वामी कौन थे, इनके पिता का नाम क्या था, यह किस कुल में जन्म लिए थे, इन्होंने जैनिज्म का विकास कैसे किया, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम महात्मा बुद्ध पर आ जाएंगे। बुद्ध ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया, वह रास्ता था मध्यम मार्ग का रास्ता, ठीक है। न ही ज़्यादा हमको उग्र होना है और न ही ज़्यादा शांत होना है, मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाना है और ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीनी है। इसका संदेश हमें महात्मा बुद्ध ने दिया। फिर आप देखोगे जैन संगीतियाँ होती है, 2-2 जैन संगीतियों का आयोजन होता है। इसके बाद फिर बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है। इन तमाम चीज़ों को हम एकदम अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे उसके बाद फिर रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। और जैन और बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब अब आगे आप बढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य का उदय आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने पहले ही आपको बताया है 16 महाजनपदों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था वह मगध साम्राज्य था। और इतिहास हमेशा उसी व्यक्ति का लिखा जाता है जो शक्तिशाली होता है। इतिहास लड़ाइयाँ जो होती है इसीलिए लड़ी जाती है ताकि उसमें जीत हो, और जो व्यक्ति जीतता है इतिहास उसी का लिखा जाता है। हारे हुए लोगों का कोई इतिहास नहीं होता है, ठीक है। तो मगध साम्राज्य के बारे में आप पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य का उदय कैसे कैसे होता है, इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। जिसमें आप हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश के बाद आप मौर्य वंश को पढ़ेंगे। फिर सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। और जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का उदय होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे। तो इन सारे चीज़ों को ना हम एकदम कहानी जैसे ऐसे पढ़ेंगे, एकदम रोचकता के साथ पढ़ेंगे, सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे, ठीक है। उसके बाद शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, हिंद यवन और शक क्षत्रप के विषय में पढ़ेंगे, और इसके बाद कुषाण को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य से भी सवाल आता है। और गुप्त साम्राज्य के सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट राजा हैं। जैसे कौन हो गया, तो जैसे में चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ लेंगे, और इसके बाद फाहियान के विवरण को पढ़ लेंगे। क्योंकि फाहियान जब भारत आता है उस समय भारत पर किसका शासन था, गुप्त वंश का, गुप्त राजवंश का शासन था। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे और पुष्यभूति वंश को देख लेंगे, क्योंकि इसमें हर्षवर्धन को आपको पढ़ना पड़ेगा, और हर्षवर्धन के समय के इतिहास को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आता है, तो हेनसांग के विवरण को भी देखेंगे कि हेनसांग का विवरण क्या कहता है। सिर्फ वो जब देखिए कोई भी यात्री जब भारत आता है प्राचीन समय में, तो ऐसा नहीं है कि वह जिसके दरबार में आया उसी के विषय में लिखेगा। वह जिन जिन चीज़ों को देखता है ना उसको अपने किताब में लिखता है, और उसके किताब को पढ़ने से हमको उस समय के भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए विदेशी यात्रियों का विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इतिहास के अध्ययन के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को भी पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी आपको नहीं है। राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल वंश को पढ़ लेंगे, और इसके बाद एक और ऐड कर लेंगे पांड्य। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, उसको देखते हुए दक्षिण भारत के इतिहास को हम यहाँ पर कर देंगे क्लोज। और शायद दक्षिण भारत में आपको सीमावर्ती राज्यों का उदय में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें पाल वंश, धर्मपाल, एक मिनट, देखिए
अब सीमावर्ती राजवंशों को देखेंगे, जिसमें पाल वंश, सेन वंश और राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ना है, लेकिन इतना ज़्यादा अंदर जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप पाल वंश के बारे में देख लोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो NCERT है उसमें ये नहीं है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, लेकिन पढ़ा देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके इच्छा अनुसार नहीं होने वाला है। नाम ही है परीक्षा, यानी कि जो दूसरे के इच्छा के अनुसार होगा, तो इसीलिए NCERT को तो हम पढ़ेंगे ही। और इसके अलावा कोई ऐसा सवाल आपसे न पूछ दिया जाए जो आपसे न बने, इसलिए हम इन सब चैप्टर को भी देख लेंगे, ठीक है। एक नज़र तो देखना बनता ही है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत पर आ जाएंगे। प्राचीन भारत में आपको इतना ही पढ़ना है। 25 सवाल पूछेगा और सारे के सारे जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रोचकता के साथ हम उसको पढ़ेंगे भी। इसके बाद हम आएंगे मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आप क्या देखोगे, तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत में जो अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था उसके विषय में हम देखेंगे, ठीक है ना। जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपने सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक करता है, उसके बाद मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण होता है, महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। इन तमाम आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे जो अरबों ने भारत पर किया, ठीक है। उसके बाद हम फिर दिल्ली सल्तनत पर आएंगे। पिछला स्लाइड में शायद कुछ ये था जिसके चलते वहाँ पे शो नहीं हो पाया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आप गुलाम वंश के बारे में पढ़ोगे, जिसने 1206 ईस्वी में अपने राजवंश की स्थापना करी थी, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर हम लोग खिलजी वंश पर आएंगे, तुगलक वंश को पढ़ेंगे, सैयद वंश को पढ़ेंगे और लोदी वंश को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना को आप किस नज़र से देखते हैं? दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है तो भारत में काफ़ी अस्त व्यस्तता थी और बहुत ही नाजुक स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान मिला था, लेकिन उसने अपने तरफ से प्रयास किया और एक एकीकृत भारत बनाने का उसने प्रयास किया। तो इसमें हमने गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन सारे राजवंशों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसको देखेंगे, क्योंकि पूरी कहानी और पूरा एकदम विस्तार से अगर हम पढ़ाएंगे तो कंटिन्यू 1 साल भी अगर ये कोर्स चले तो संभव नहीं है कि हम तमाम चीज़ों को आपको बता पाए। इसलिए उन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आपसे जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में छपने वाला है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और अगला चैप्टर जो होगा वह विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य है। विजयनगर को किसी भी दृष्टि से हमको छोड़ना नहीं है। विजयनगर से सवाल आते हैं और अच्छे खासे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विजयनगर को हम लोग देख लेंगे, राजा कृष्णदेव राय के दरबार को देख लेंगे और उनके दरबार की जो विशेषताएं थी उसको हम लोग देख लेंगे। ये पूछेगा, ये NCERT में भी है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल आने की संभावना है, इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे हम लोग। उसके बाद भक्ति और सूफी का तो नाम ही मत लीजिए, इस पर तो जितना बोला जाए कम होगा। भक्ति जो है वह दरअसल द्वैत सिद्धांत है। इसमें 2 लोगों का अस्तित्व होता है, ईश्वर का अस्तित्व होता है और भक्त का अस्तित्व होता है, और नाम ही है भक्ति आंदोलन। जिसने भक्ति आंदोलन को लोगों के बीच में लाया, उन सारे भक्ति आंदोलन के नेताओं को देख लेंगे। प्रणेता बोलिए ज़्यादा सही रहेगा। रामानुजाचार्य के विषय में हम पढ़ेंगे, उसके बाद माधवाचार्य को पढ़ लेंगे, निंबकाचार्य को पढ़ लेंगे और शंकराचार्य को पढ़ लेंगे। और इनके द्वारा जो दिया गया थ्योरी दिया गया ईश्वर के विषय में, तो ये बेसिकली ये दर्शन का पार्ट होगा और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना। तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से ही पढ़ेंगे, लेकिन ये विशेष आपको मज़ेदार लगेगा, ठीक है। उसके बाद आगे जब आप पढ़ेंगे तो सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में जो हुआ था वह सूफी आंदोलन हुआ था। इसमें एक चिश्ती आंदोलन है, फिर कादरी संप्रदाय के बारे में आप पढ़ोगे और फिर नक्शबंदी संप्रदाय को पढ़ोगे, और इस तरीके से भक्ति और सूफी को हम यहाँ पर कर देंगे खत्म, खल्लास कर देंगे। और ऐसे पढ़ेंगे कि एक भी सवाल हमारा छूट ना पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर इसलिए है क्योंकि ये बीएड जो NCERT है उसमें पूरा का पूरा छपा हुआ है, और आप NCET बीएड है आपका तो छपेगा ही छपेगा, तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे।
फिर आगे बढ़ेंगे और अगला चैप्टर जो हमारा होगा वह मुगल साम्राज्य होगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपका। एनसीईआरटी ने शायद इसको अपने सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि सवाल आएगा यहाँ से। ठीक है, इसलिए मुगलों के इतिहास को सरकार चाहे तमाम कोशिश कर ले किताब से हटाने का, लेकिन ये रहेगा हिस्सा और एक दो सवाल यहाँ से आपका बनेगा, इसलिए हम लोग पढ़ लेंगे। और नहीं भी पूछे तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतिहास की जानकारी तो कम से कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम लोग एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ेंगे, कुछ ज्ञान के लिए पढ़ना है और कुछ एग्जाम के लिए पढ़ना है। 90% एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, 10% ज्ञान के लिए पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसमें बाबर को आप पढ़ेंगे, उसके बाद हुमायूं को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, जहांगीर को पढ़ लेंगे, शाहजहां को पढ़ेंगे, औरंगजेब को पढ़ेंगे और लास्ट में उत्तरवर्ती मुगल शासक में इंपॉर्टेंट शासकों के विषय में पढ़ लेंगे, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, बहादुर शाह जफर हो गया, ठीक है, शाह आलम द्वितीय हो गया। तो इन सब लोगों को भी हम पढ़ लेंगे। मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन क्यों हुआ, इसका विघटन क्यों हुआ, कैसे ये सब हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ाएंगे अपने सिलेबस को और हमारी गाड़ी जब आगे बढ़ेगी तब हम पहुंच जाएंगे आधुनिक भारत में, जहां सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आने वाला है। मज़ेदार टॉपिक पर हम आएंगे। ठीक है, आधुनिक भारत में जब आइएगा, मॉडर्न इंडिया में, तो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया को आप पढ़ेंगे। पुर्तगाली भारत आए, लूट कर गए, फ्रांसीसी आए, लूट कर गए, अंग्रेज आए, लंबे समय तक लूटे, डच आए, उन्होंने भी भारत को लूटा। जो जो भारत आया भारत को लूट कर गया। वो लोग भारत क्यों आए थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने भारत के समाज को पढ़ा कि यहाँ के समाज किस तरीके का है। फिर यहाँ के समाज को पढ़ने के बाद यहाँ के जो आंतरिक राजनीति है उसमें उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया और उसी हस्तक्षेप का परिणाम है कि अंग्रेज लंबे समय तक भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखती है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में एकदम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। इसमें प्लासी का लड़ाई है, बक्सर का युद्ध है। ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे क्लास में। फिर आगे बढ़ेंगे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठा, मैसूर और सिख से क्या क्या संबंध था, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और इसमें भी कुछ सब टॉपिक है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, आंग्ल मराठा युद्ध है। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुआ था, 1757 से 82, 1803 से 1805, 1817 से 1818 तक। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद फिर आगे जब बढ़ेंगे तो आंग्ल मैसूर युद्ध है। आंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखेंगे 3 हुआ, 1767, 1769, 1780, 1784, 1790, 1792, 4 युद्ध हुआ था। ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वह 4 हुआ था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है 1799 ईस्वी में, इसलिए आप याद रखिएगा 3 होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 3 ही दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्टली पढ़ेंगे, बहुत जाकर विस्तार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में बहुत है, लेकिन हम लोग इतना नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वारेन हेस्टिंग्स हो गया, लॉर्ड कैनिंग हो गया, लॉर्ड डलहौजी हो गया, लॉर्ड बेलेजली हो गया। तो जिन लोगों ने इम्पोर्टेंट काम किया और जहाँ से सवाल बनते हैं, जैसे सहायक संधि, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर 1857 की क्रांति, क्या मज़ेदार चैप्टर है, यहाँ पर आपको खूब मज़ा आने वाला है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पर तलवारें चमकेंगी, खून बहेगा, भारतीयों का खून बहेगा, बहाने वाला अंग्रेज होगा और खूब आनंद आएगा आपको। आप अपने इतिहास के बारे में जानोगे कि कैसे हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी और उसके लिए कितना बलिदान हमको देना पड़ा। आज़ादी जो आज हमको मिली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), इसके लिए कितना हमने खून बहाया है, उसका महत्व आपको तब समझ में आएगा जब आप 1857 की क्रांति को देखोगे कि कैसे लोगों का सर कलम कर दिया गया था और टांग दिया गया था वृक्ष से लटकाकर, ताकि कोई अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द न बोले। ठीक है, तो हम 1857 की क्रांति में इस चीज़ को देखेंगे। 1857 की क्रांति को देख लेंगे, इसके प्रमुख केंद्र को देखेंगे, क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता को देख लेंगे, क्रांति का दमन कैसे हुआ यह देखेंगे और अन्य तथ्य देखेंगे। मेजर सेंटर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, लीडर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन,
सस्पेंशन ऑफ रिवॉल्यूशन और मेजर फैक्ट, इन सारे चीज़ों को हम लोग 1857 की क्रांति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम फर्स्ट फेज को पढ़ेंगे, पहली लहर को पढ़ेंगे। कोरोना का 3 लहर आया था ना, वैसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी 3 लहर थे। पहले लहर में क्या होता है उसको देखेंगे। तो पहले लहर में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कर देंगे। इससे संबंधित सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत आता है, त्वरित चालक का सिद्धांत आता है। उन तमाम चालक वालक को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना करने के बाद 1905 में स्वदेशी आंदोलन करा देंगे। क्यों हुआ था स्वदेशी आंदोलन, इसकी जानकारी हम आपको तब देंगे जब हमारा क्लास शुरू होगा। एडमिशन ओपन है, एडमिशन करवाइए, फिर क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा तो मुस्लिम लीग की स्थापना करा देंगे दिसंबर 1906 में, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन कर देंगे, नरम दल हो जाएगा, गरम दल हो जाएगा। नरम दल वाला कहेगा कि अरे आराम से हम लोग अपना काम कर लेंगे, गरम दल वाला कहेगा ना जबरदस्ती करेंगे तब हमारा काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला है। तो गरम दल नरम दल को हम लोग पढ़ेंगे। 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों को 2 भाग में बांट देंगे। फिर होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे देश में फैल जाता है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे कैसे ये होम रूल आंदोलन होता है। फिर रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे और इसी रॉलेट एक्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, उसके विषय में भी हम जानकारी लेंगे। और इसके बाद हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कराते हुए फिर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के फेज 2 में प्रवेश कर जाएंगे। और इस फेज में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस फेज में थोड़ा सा आपको खिलाफत मूवमेंट के विषय में पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय की एक कहानी है। तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था और तुर्की के खलीफा के पद को लेकर ही भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी इसके प्रणेता थे, उन्होंने इसको शुरू किया। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम देखेंगे, असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 22 तक चला था। इसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड करा देंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना करा देंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। फिर आगे बढ़ेंगे तो साइमन कमीशन भारत आएगा, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होगा, बारदौली सत्याग्रह होगा और नमक सत्याग्रह होगा। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस कदर पढ़ेंगे कि एक भी सवाल आपका छूट न पाए और आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में स्कोर करके आए और एनसीईटी बीएड में जो सफल होने का आपका सपना है वह सपना सत्य में साकार हो। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी और हमारी टीम की रहेगी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम फेज 3 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फेज 3 में। इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेंगे। गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने कहा कि हम तभी खत्म करेंगे जब भाई हमसे बातचीत करोगे और कुछ होगा, ठीक है। तो इसके लिए गोलमेज सम्मेलन होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। 2 में कांग्रेस जाती ही नहीं है, दूसरी वाली में जाती है, पहली तीसरी में नहीं जाके दूसरी वाली में जाती है। फिर गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता होता है। इस समझौते का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम निकलता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे जो 1940 में आया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन करा देंगे 1942 में, ठीक है ना। और उसके बाद शिमला समझौता हो जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत आ जाएगा, स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाएगी और भारत का गणतंत्र होना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो जाएगा 1950 में। और इस तरीके से आप भारत के इतिहास को मोटा मोटी पढ़ लोगे, इतना पढ़ लोगे कि कम से कम एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आगे जब आप आएंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, देखेंगे क्या क्या है। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक है, प्रमुख वचन और नारे हैं, भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, प्रमुख वचन एवं नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, डू एंड डाई, है ना, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय वगैरह वगैरह जो प्रमुख नारे हैं और जो जिन लोगों के द्वारा दिया गया उनको भी हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद
आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा ख़त्म। और इतने चीज़ों को पढ़कर जाने के बाद अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका स्कोर निश्चित तौर पर अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। यहाँ पर एक और छोटी सी बात हम आपको बता दें, ये सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी जो है 12 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो आपका आएगा वह एनसीईआरटी से ही आएगा। तो आधार वही रहेगा, बाकी इस तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो अब हमारी मुलाकात आपसे आपके क्लास में ही होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।